स्वदेश हीरो की। कर्ज में डूबी किसी कंपनी को टॉप पर पहुंचाना किसी मुश्किल मिशन से कम नहीं, लेकिन एक ऐसी ही चुनौती को मुमकिन कर दिखाया स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने, जिन्होंने स्पाइस जेट को देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी बना दिया। हमने अजय सिंह को चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े का कायापलट हो या फिर कर्ज में डूबी एयरलाइंस को देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में तब्दील करने की कहानी, ये सारे बड़े काम किए हैं आज के हमारे स्वदेश हीरो और स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने। हॉकी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले अजय सिंह ने कारोबार भी पूरी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ किया है और उन्होंने जो काम भी हाथ में लिया उसे अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया है। मोदी लुफ्त जैसी दम तोड़ चुकी एयरलाइंस को फिर से आसमान में उड़ाना हो या फिर कर्ज में डूब चुकी स्पाइस जेट को फिर एक बार आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना, इसका श्रेय हमारे आज के स्वदेश हीरो अजय सिंह को जाता है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद अजय सिंह ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1990 में एमबीए की पढ़ाई की। स्पाइस जेट के वजूद में आने से पहले उन्होंने ऑटो और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों में अहम जिम्मेदारी निभाई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बोर्ड में रहते हुए उन्होंने डीटीसी के कायाकल्प में बड़ा रोल निभाया। उनके कार्यकाल में डीटीसी बसों की संख्या 300 से 6000 हो गई। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने वाले अजय सिंह ने एविएशन सेक्टर में एक बड़े रिस्क के साथ अपना पहला कदम बढ़ाया। 2005 में उन्होंने भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी भूपेंद्र कांसगड़ा के साथ मिलकर घाटे में चल रही मोदी लुत्फ एयरलाइन को खरीदा और यहीं से स्पाइस जेट की शुरुआत हुई। घाटे में चल रही एयरलाइन को फायदेमंद बनाना आसान नहीं था, लेकिन अजय सिंह ने ये कमाल कर दिखाया। अगस्त 2010 तक स्पाइस जेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के बाद उन्होंने सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन को स्पाइस जेट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन उनके हटते ही स्पाइस जेट घाटे में चली गई। अपने फैसलों से हमेशा सरप्राइज करने वाले अजय सिंह 2015 में फिर स्पाइस जेट से तब जुड़े जब उन्होंने कलानिधि मारन की 58.8% हिस्सेदारी खरीद ली। अजय सिंह के हाथ में जाते ही स्पाइस जेट एक बार फिर मुनाफे वाली कंपनी बन गई। कंपनी के सभी कर्जों और देनदारियों का भी जिम्मा लेते हुए उन्होंने न सिर्फ इन्हें चुकाया बल्कि स्पाइस जेट को देश की टॉप एयरलाइंस की कतार में खड़ा कर दिया। एयर इंडिया में बोली लगाने वाले अजय सिंह ने टाटा सन्स को इसे सौंपे जाने का स्वागत किया। हेल्दी कंपटीशन की वकालत करने वाले अजय सिंह एविएशन सेक्टर में टैक्स कम करने के पक्षधर रहे हैं ताकि एक आम आदमी भी प्लेन में सफर कर सके। पिछले 7 सालों में स्पाइस जेट ने एविएशन मैप पर कई छोटे शहरों के साथ नए एयरपोर्ट को अपने नेटवर्क में शामिल किया। स्पाइस जेट के बेड़े में एक बार फिर बोइंग 737 मैक्स की वापसी हो चुकी है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी सुविधाओं से लैस ये प्लेन काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है। कंपनी और ऐसे 50 विमानों को खरीदने की योजना भी बना रही है। कंपनी के कार्गो कारोबार में भी तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। एविएशन सेक्टर के कंपटीशन और चुनौतियों को दूर करते हुए अजय सिंह स्पाइस जेट की कामयाबी के आसमान में नया मकाम छूने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कम समय में स्पाइस जेट ने जो फुर्ती के साथ देश में और विदेश में अपनी पैठ बनाई, अपना एक अलौकिक एक स्थान बनाया, यह अजय सिंह जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। ET Now स्वदेश। तो हमारे आज के स्वदेश हीरो हैं स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह और उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। करीब 2.5 साल बाद स्पाइस जेट के बेड़े में 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की वापसी और कार्गो डिवीजन को और बड़ा करने के लिए एयरलाइन की तैयारियों जैसे मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से बात की। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ स्पाइस जेट एयरलाइन के सीएमडी मिस्टर अजय सिंह मौजूद हैं। ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ही क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और एयरलाइन की क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, सबसे पहला सवाल यही कि 737 मैक्स एयरक्राफ्ट लगभग 2.5 साल बाद वापसी कर रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के?
देखिए, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ हम इंडक्ट कर सकें, यही हमारा प्लान है। जैसे आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये है। इसमें जो एक तो अगर आप पैसेंजर के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक क्वाइट एयरक्राफ्ट है। 40% इसका जो साउंड है वो कम है। जो सीट का पिच है, जो आपको पैर आपके फंसते हैं, जैसे जब हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हैं, इसमें जगह बहुत है। 3-4 इंच ज़्यादा जगह आपको मिलती है, तो कंफर्टेबली आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो आप जैसे आप ज़मीन पे जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस हवाई जहाज में उड़ेंगे तो 31 दिसंबर से पहले पहले वो इंटरनेट भी आप यूज़ कर पाएंगे। और आप अपना व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं ब्राउजिंग करें। एक वॉइस कॉल हम थोड़े दिन अलाउ नहीं करेंगे, दूसरों को उससे कठिनाई होती है, लेकिन हम अदरवाइज पूरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी अलाउ करेंगे। दूसरी तरफ जो एयरलाइन का जहां तक सवाल है, तो एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट जहाज है। 20% कम पेट्रोल, और आज आप जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर टैक्स भी भारत में बहुत लगता है फ्यूल पे, तो एयरलाइन का भी बहुत फायदा होगा। 20% फ्यूल कम खर्च करता है ये, और इंजीनियरिंग कॉस्ट भी कम है। कई प्रकार से एक एफिशिएंट एक जहाज है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको इंडक्ट करें। 13 जहाज हमारे यहाँ पर भारत में खड़े हुए हैं इस समय। 2 जहाज, अब दूसरा जहाज इनफैक्ट अभी अहमदाबाद अभी उड़ान भरी रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगले कुछ 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि 13 जहाज ये जो है ये वापस आ जाएं सर्विस में, और नए जहाज़ों की डिलीवरी भी दिसंबर में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या इस वक्त इन नए बोइंग 737 मैक्स के जरिए आप डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना चाहेंगे या आप इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस बनाएंगे? देखिए, अल्टीमेटली ये जहाज़ हमारा बैकबोन है, और जितने हमारे पुराने जहाज़ हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे इन नए जहाज़ों के साथ। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे यही जहाज़ उड़ेगा। और अभी तो हम दिल्ली और बम्बई के बीच में इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में बाकी शहरों में भी, और फिर दुबई के रूट पे भी शायद ये जहाज़ उड़ेगा। आपने कहा कि आप नए एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में, अपने फ्लीट में शामिल करने का आपकी प्लानिंग है। उसकी क्या फाइन डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगले 2 वर्षों में 50 नए जहाज हम इंडक्ट करेंगे मैक्स अपने बेड़े में, और कुछ जहाज तो एडिशंस होंगे, और कुछ जहाज ऐसे होंगे जो पुराने जहाज हमारे जो वापस जा रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट्स होंगी। तो बल्क ऑफ द फ्लीट अब हमारी मैक्स की ही होगी। अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि सारे जहाज हमारे या तो मैक्स के हों, या वो छोटे जहाज जो छोटे शहरों में हमारे प्रोपेलर जहाज जो जाते हैं वो रहें। बात अब कार्गो की करेंगे। स्पाइसजेट का जो कार्गो डिवीजन है वो यूनिट अलग हो गई है, लेकिन कार्गो को लेकर के स्पाइसजेट के काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। उसकी वैल्यूएशन क्या स्टैंड करती है और इसको लेकर के क्या आगे स्ट्रेटेजी स्पाइसजेट की रह सकती है? सर, कार्गो डिवीजन में जो आपका स्पाइस एक्सप्रेस है, इसका क्या इवैल्यूएशन अभी आपको लगता है जो हुआ है, और इसको लेकर के स्ट्रेटेजी आपसे समझूंगा। देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए, और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था, वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं, और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए, एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं, और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था, वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए, और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें, और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइसजेट एक अहम भूमिका निभाए।
ऑर्गेनिक में तो आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं एक्सपैंड करने की, इनऑर्गेनिक में अपने लिए क्या नई संभावनाएं तलाश रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ग्रोथ या रेवेन्यूज आप अपने लिए लाना चाहेंगे? हम तो जी जो जब भी कोई ऐसा एडवर्सिटी जब होती है तो हम उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय बहुत कार्गो की अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने कार्गो की अपॉर्चुनिटी को लिया और उसको बढ़ाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो एक MRO में रिपेयर मेंटेनेंस की एक हमने कंपनी बनाई है, उस पर हम काम करेंगे अग्रेसिवली। हम ट्रेनिंग की कंपनी पे काम करेंगे। अभी जो स्थिति बन गई है भारत में, सिर्फ प्राइवेट कैरियर है। आकाशा एयरलाइन अगर आती है तो वो भी एक प्राइवेट एयरलाइन है, जेट एयरवेज की वापसी होगी तो भी प्राइवेट है। कंपटीशन यहाँ से 4 महीने बाद आप किस तरीके से देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि चाहे वो फेज पर्सपेक्टिव में हो या ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से? इंडिया में जो एक ये एविएशन मार्केट है तो हमेशा बहुत कम्पिटिटिव रहा है। आप पहले देखिए किंगफिशर भी थी, जेट एयरवेज भी थी, पैरामाउंट एयरवेज थी, कई सारी एयरलाइन थी, डेक्कन एयरवेज थी। तो एयरलाइन तो हमेशा यहाँ बहुत रही हैं। कुछ चली गई बाहर, कुछ और अंदर आएंगी। हमारी आशा सिर्फ ये है कि एक तो सरकार और हम सब मिलके एविएशन का जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करें। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसको GST में लेकर आए। जो स्टेट्स हैं वो अपना जो वैट है उसको कम करें। जब टाटाज एयर इंडिया को लेंगे तो हमें लगता है कि रैशनैलिटी बढ़ेगी और वो नुकसान करने के लिए बिजनेस नहीं करेंगे। आकाशा आएगी, जो भी ये आएंगे होपफुली एक ये रैशनल बिजनेस करें और इस प्रकार से करें कि सब मुनाफा कमाने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा सेक्टर के लिए। बिल्कुल सर। अजय सिंह, CMD स्पाइसजेट, पूरे इंटरव्यू के दौरान काफी पॉजिटिव नजर आए। वजह उसकी तमाम हो सकती हैं। 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की वापसी हो, जो एविएशन में ग्रोथ है उसमें लगातार जो यात्री वापस आ रहे हैं, उन सबको देख करके काफी पॉजिटिव नजर आए। उनको लगता है कि यहाँ से आगे की जो तस्वीर होगी काफी पॉजिटिव, काफी बेहतर नजर आएगी। चलिए तो स्वदेश